हेलो, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 55 मोटर फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्ड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ना, सबसे पहले ये जो ना इसमें बता दें, ये जो ना ये पैराग्राफ दी हुई है ना यहाँ से तो यहाँ तक। ठीक है, ये जो ना बता रहा है कि ना मोटर फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में है ना ये चैप्टर। तो ये बताएगा कि ना स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन होता है, कि स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या होता है कि ना ये जो ना टू एंड फ्रो मूवमेंट करवाता है। ये जो ना वॉकिंग के वक्त जो ना टू एंड फ्रो मूवमेंट जो ना स्पाइनल कॉर्ड करवाता है। और ये जो ना ब्रेन के पास इसके न्यूरल सर्किट्स मौजूद नहीं होते, लेकिन ब्रेन क्या करवाता है, बेसिकली ये जो ना डायरेक्शंस देता है उस मूवमेंट में। ठीक है, तो ये जो ना फंक्शंस हो गया डिफरेंस। जो ना मेन जो ना स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन टू एंड फ्रो मूवमेंट भी होता है, जो कि ब्रेन नहीं करवा पाता। ठीक है, तो मतलब अगर स्पाइनल कॉर्ड हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या है, तो ये कह सकते हैं। ठीक है, बाकी तो ट्रांसफ़र करवाना ये जो है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड मोटर फंक्शंस कह रहा है कि ना जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में कैसे इन्फॉर्मेशन आती है। बहुत बार पढ़ा हुआ है कि ना स्पाइनल कॉर्ड में जो ना डॉर्सल रूट से जो ना इन्फॉर्मेशन आती है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन से इन्फॉर्मेशन आएगी, जो कि सेंसरी रूट होगी। फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो ना वो ना स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ब्रेन से नीचे आएगी, फिर नीचे से एंटीरियर की तरफ से जाएगी। ठीक है, एंटीरियर में जो ना कौन से न्यूरॉन्स मौजूद होंगे, एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होंगे, जो कि इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे टू द इफेक्टर्स। ठीक है, अब एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स जो है ना वो ना, ठीक है, जो कि एंटीरियर हॉर्न्स में मौजूद होंगे। ठीक है, अब एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स जो है ना दो तरीके के होंगे, अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, जो कि अपर मोटर न्यूरॉन्स जो कि हायर सेंटर्स में मौजूद होंगे, जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होंगे जो कि इफेक्टर्स की तरफ लेकर जाएंगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो कि इफेक्टर की तरफ इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे, वो दो तरीके की होगी, एक अल्फा मोटर न्यूरॉन, एक होती है गामा मोटर न्यूरॉन। ठीक है, हम दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है लार्ज होंगे, गामा मोटर न्यूरॉन आगे लिखे हुए हैं, गामा मोटर न्यूरॉन जो है ना वो ना स्मॉलर होंगे। ठीक है, गामा मोटर न्यूरॉन्स जो है ना वो ना किसको सप्लाई करेंगे, टू द स्पेशल स्केलेटल मसल्स, जैसे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि ना वो ना स्केलेटल मसल्स में कैसी होती है फाइबर्स, ऊपर जो है ना वो ना एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, और अंदर जो है ना वो ना कुछ फाइबर्स होते हैं जिन्हें इंट्राफ्यूजल फाइबर्स बोलते हैं। तो अंदर वाले फाइबर्स जो बहुत कम होते हैं और छोटे होते हैं, उनको इंट्राफ्यूजल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये दिखा देती हूँ, ये रही डायग्राम में दिए गए हैं, ये रहे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, और ये रहे बाहर वाले जो ना, ये बाहर जो ना एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, जो अंदर है ना वो ना डार्क कलर के, वो इंट्राफ्यूजल है। ठीक है, तो ये हो गया। अब गामा मोटर न्यूरॉन्स किसको सप्लाई करेगी, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को, और अल्फा मोटर न्यूरॉन्स और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई करेगी। ठीक है, अब ठीक है, उसके अलावा है अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। एक और डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा मोटर न्यूरॉन्स की, ये याद करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि नंबर से तो याद नहीं करते। 14 माइक्रोमीटर्स इसकी लेंथ होती है, सॉरी डायमीटर होती है, और ये बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग देती है। गामा मोटर न्यूरॉन्स की डायमीटर कितनी होती है, 5 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत छोटा है, और ये कम ब्रांचिंग देती है। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं इंटर न्यूरॉन्स को। हमने पढ़ा था ना कि ना एंटीरियर मोटर न्यूरॉन जो ना वो ना मोटर न्यूरॉन जो ना वो ना सॉरी, दो न्यूरॉन्स जो है दो तरीके के होते हैं। एक एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स जो कि मोटर हॉर्न्स में मौजूद होंगे, और इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पर मौजूद होंगे, इंटर न्यूरॉन्स बेसिकली सारे जो ना वो ना CNS जो ना वो ना इंटर न्यूरॉन्स से बना होता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सब में जो ना इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होता है। इंटर न्यूरॉन्स क्या करता है, इंटर न्यूरॉन्स जो ना वो ना बेसिकली कुछ जो ना सेंसरी सिग्नल्स आते हैं स्पाइनल नर्व्स के थ्रू, वो जो डायरेक्टली ब्रेन में जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली जो ना इंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, पहले इंटर न्यूरॉन्स के बाद आती है, जो कि ये बेसिकली इंटर न्यूरॉन्स होता है क्या है, CNS के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि CNS जो न्यूरॉन से बना होता है, वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, मोटर न्यूरॉन्स होता है, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, मोटर न्यूरॉन्स के बारे में अभी पढ़ा, जिसके लोअर मोटर न्यूरॉन्स के दो टाइप्स से, अल्फा और गामा। अब इंटर न्यूरॉन्स क्या होगा कि ना CNS जिससे बना होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो सारे न्यूरॉन से बना होगा ना, वो इंटर न्यूरॉन्स हो गया। इन्फॉर्मेशन जो ना वो ना सेंसरी न्यूरॉन से आती है, फिर जाती है इंटर न्यूरॉन्स में, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जब जाती है, फिर जाती है मोटर न्यूरॉन्स में। ठीक है, उसके बाद है
रेनशॉ सेल्स क्या होते हैं, ये एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये जिन्हें क्या करवाती हैं, ठीक है, इन एसोसिएशन विथ मोटर न्यूरॉन्स, इनको रेनशॉ सेल्स बोलते हैं। रेनशॉ सेल्स जो है इनहिबिटरी सेल्स होते हैं, जो कि इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजते हैं मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है। जो सराउंडिंग जो मोटर न्यूरॉन्स है, एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स, उनको जो है इनहिबिटरी मैसेज देती है रेनशॉ सेल्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मल्टी सेगमेंटल, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद है मसल सेंसरी रिसेप्टर्स। मसल के जो है वो ना रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, मसल स्पिंडल्स और गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, ये जो है ना 2 रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स के, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मसल स्पिंडल क्या करता है, मसल स्पिंडल जो है ना बैली ऑफ द मसल में मौजूद होता है। बैली मतलब बीच में, ये बैली आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, बीच में मसल स्पिंडल मौजूद होगा, ठीक है। और गोल्जी टेंडन कहाँ पर मौजूद होगा, पेरीफ्री में, एंडिंग में मौजूद होगा गोल्जी टेंडन रिसेप्टर, ठीक है। तो बैली ऑफ द मसल में मौजूद हो गया मसल स्पिंडल क्या करेगा, लेंथ और रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा टू द नर्वस सिस्टम, ठीक है। गोल्जी टेंडन रिसेप्टर क्या करेगा, गोल्जी टेंडन रिसेप्टर ट्रांसमिट करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट, ये जो है वो ना पेरिफ्री में मौजूद होगा, लोकेटेड इन मसल टेंडन, सॉरी ये पेरिफ्री कह सकते हैं, गोल्जी मसल टेंडन पे जो है ये मसल टेंडन है, ये वाइट कलर का मसल टेंडन होता है, यहाँ पर गोल्जी टेंडन मौजूद है, तो यहाँ पर मसल टेंडन में मौजूद होगा गोल्जी टेंडन रिसेप्टर। और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेंडन, टेंडन की जो टेंशन होगी और चेंज ऑफ टेंशन उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। 2 रिसेप्टर्स हो गए मसल्स के। उसके बाद रिसेप्टर फंक्शन, अब रिसेप्टर के फंक्शन के बारे में पढ़ूंगे कि वो कैसे फंक्शन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में, कि पहले तो ना वो ना जो मसल स्पिंडल है वो किसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आती है, पहले तो इंटरफ्यूजल मसल्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी, ठीक है। और ठीक है, मोस्टली जो है इंटरफ्यूजल मसल्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी, और कुछ जो है सराउंडिंग लार्ज एक्स्ट्राफ्यूजल मसल की इन्फॉर्मेशन भी लेकर आएगी, उनकी चेंज इन लेंथ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी, ठीक है। इंटरफ्यूजल क्या होते हैं, ये इसमें ये बताया, इंटरफ्यूजल अंदर होते हैं। अब ये कह रहा है कि एरिया मिडवे बिटवीन 2 एंड्स, जो बीच में जो है जहाँ पर इंटरफ्यूजल मसल्स होते हैं वहाँ पर जो है एक्टिन और मायोसिन मौजूद नहीं होगी, तो सेंट्रल पोर्शन जो है ना वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इंस्टेड वो क्या करेगा, ये जो है ना वो ना सेंसरी रिसेप्टर, मतलब जो बीच में जो मसल स्पिंडल है जहाँ पर मौजूद होता है, वहाँ पर क्या होता है कि ना वहाँ पर एक्टिन और मायोसिन मौजूद नहीं होती है मसल्स में, ठीक है। तो वहाँ पर सिर्फ जो है ना वो क्या होता है कि ना वो ना वहाँ पर सिर्फ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर जो ना कंट्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ना, ठीक है। अब इफ्रन फाइबर्स के बारे में पढ़ूंगी, गामा इफ्रन और अल्फा इफ्रन। गामा इफ्रन किसको कहाँ से इन्फॉर्मेशन देगा, कहाँ पर इन्फॉर्मेशन देगा, इंट्राफ्यूजल, और अल्फा इफ्रन किसको देगा, एक्स्ट्राफ्यूजल स्केलेटन मसल फाइबर्स को, ठीक है। इफ्रन फाइबर्स के बारे में पढ़ूंगी, लेकिन थोड़ा आगे है यहाँ पर, ये रहा, हाँ, 2 तरीके के जो ना सेंसरी दो तरीके के जो ना वो ना इफ्रन फाइबर्स होंगे, गामा इफ्रन और अल्फा इफ्रन। कहाँ से इन्फॉर्मेशन, कहाँ किसको इन्फॉर्मेशन देंगे, ये पढ़ लिया मैंने, बता दिया आपको। अब आ जाएंगे कि ना जो है ना वो 2 तरीके की जो है ना वो ना, अच्छा 2 तरीके इफ्रन फाइबर्स भी होती हैं, एक प्राइमरी इफ्रन और सेकेंडरी इफ्रन, जो कैसे इन्फॉर्मेशन देंगी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब प्राइमरी एंडिंग या प्राइमरी इफ्रन फाइबर्स जो ना क्या करेंगे, ठीक है। प्राइमरी एंडिंग क्या होती है कि ना वो ना जो कि इनसर्कल करें इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को, मतलब प्राइमरी एंडिंग या प्राइमरी एफ्रन फाइबर्स क्या होते हैं, वो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को जो ना वो ना सराउंड करते हैं, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एफ्रन फाइबर्स या एंडिंग्स या एनस्पायरल एंडिंग, ठीक है। सेकेंडरी एंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी एंडिंग किसको जो है ना वो ना सराउंड करती है, वो एक्स्ट्राफ्यूजल मसल्स को करेंगी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा हो गया डिवीजन ऑफ द इंटरफ्यूजल फाइबर्स इनटू न्यूक्लियर बैग। अब जो इंटरफ्यूजल फाइबर्स हैं वो जो ना जो अंदर वाले जो फाइबर्स हैं वो न्यूक्लियर बैग के फॉर्म में होते हैं और न्यूक्लियर चेन की फॉर्म में होते हैं। न्यूक्लियर बैग के फॉर्म मतलब कि ना वो ना मसल जो जिसमें न्यूक्लियर जो ना कन्ग्रेटेड मतलब साथ मिले हों एक बैग के फॉर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूक्लियर जो ना वो ना ऐसे 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 एक बैग की फॉर्म में मौजूद हो, उसको जो है ना वो ना न्यूक्लियर बैग फॉर्म बोलते हैं। और सेकेंड न्यूक्लियर चेन फॉर्म, मतलब न्यूक्लियस जो ना एक लाइन में अरेंज हो, उसको न्यूक्लियर चेन फॉर्म बोलते हैं। मतलब इंटरफ्यूजल फाइबर्स जो ना 2 तरीके के फॉर्म्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ना रिस्पॉन्स, ये जो ना वो ना इंटरफ्यूजल फाइबर्स का तो हो गया। इसके अलावा
इसके अलावा क्या कह रहा है कि ना प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स होती हैं वो अच्छा दो रिस्पॉन्सेज होती हैं, एक स्टैटिक रिस्पॉन्स होती है, एक डायनामिक रिस्पॉन्स होती है। स्टैटिक रिस्पॉन्स क्या होती है? स्टैटिक रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होती है कि जब रिसेप्टर पोर्शन ऑफ द स्पिंडल इज स्ट्रेच स्लोली, जब रिसेप्टर पोर्शन जो है मसल स्पिंडल का जो रिसेप्टर पोर्शन है वो स्ट्रेच हो स्लोली और जो ना बहुत ज़्यादा स्लोली इम्पल्स जाए, मतलब स्ट्रेचिंग बहुत स्लोली आए, तो वो जो ना रिस्पॉन्स कौन सा होगा? स्टैटिक रिस्पॉन्स। और अगर स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाए मतलब फास्ट हो, उसको बोलेंगे डायनेमिक रिस्पॉन्स। ठीक है, अब स्टैटिक रिस्पॉन्स का इन्फॉर्मेशन कौन लेकर जाएगी? स्टैटिक की इन्फॉर्मेशन प्राइमरी और सेकेंडरी एंडिंग्स या एफरंट फाइबर्स दोनों लेकर जाएंगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और जो सेकेंडरी जो डायनेमिक रिस्पॉन्स है उसकी इन्फॉर्मेशन कौन लेकर जाएगी? उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ना बोथ उसकी सिंगल जो है ना वो ना कौन लेकर जाएगी? प्राइमरी सॉरी इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ जो है ना वो ना कौन लेकर जाएगी? सेकेंडरी प्राइमरी एफरेंट फाइबर सी, इसकी सेकेंडरी एफरेंट फाइबर जो है ना वो ना इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर जाएंगे डायनेमिक रिस्पॉन्स की। ठीक है, मैं आप लोगों को इतनी जल्दी इस वजह से पढ़ा रही हूँ कि आप स्पीड स्लो कर लीजिएगा, लेकिन इसका मकसद ये है कि क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, कंट्रोल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्पॉन्स बाय द गामा मोटर न्यूरॉन्स। कह रहा है कि ना जो डायनामिक रिस्पॉन्स जो लेकर जाती है इंफॉर्मेशन, वो उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? उसको क्या बोलते हैं? गामा डायनामिक न्यूरॉन्स। और जो स्टैटिक वाले होते हैं उसे स्टैटिक गामा न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, बस यही है। कह रहा है कि गामा मोटर न्यूरॉन जो है ना वो ना किसको गामा जो कि डायनामिक है वो जो है ना वो ना मेनली न्यूक्लियर बैग इंटरफ्यूजल फाइबर्स को जो है ना वो ना एक्साइट करती है। मतलब जो है ना वो स्टैटिक है, जो डायनेमिक है जो जल्दी इन्फॉर्मेशन जाएगी वो जो है ना न्यूक्लियर बैग को एक्साइट करेंगे, इंटरफ्यूजल फाइबर्स को एक्साइट करेंगे। जो रिस्पॉन्स स्लो जाएगा वो किसको करेगा? जो कि स्टैटिक गामा न्यूरॉन्स हैं वो न्यूक्लियर चेन इंटरफ्यूजल फाइबर्स को एक्साइट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन में पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नेगेटिव सिग्नल पॉजिटिव सिग्नल। ठीक है, उसके बाद है मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है कि ना मसल स्पिंडल जो है वो ना क्या करवाती है, उसका एक फंक्शन होता है उसे मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, मतलब कि जो है ना वो ना ये होता है ना कि रिफ्लेक्स मैकेनिज्म जो है ना स्पिंडल मसल जो है ना वो ना स्पिंडल जो ना मसल स्पिनर जब जो ना उनको ना एक्साइट करते हैं, मतलब उनको जो ना इम्पल्स आती है कि ना वो ना स्ट्रेचिंग करवाए, तो ना वो जो स्ट्रेचिंग कराती है उसे मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ना मोनोसाइनेप्टिक होती है, मोनोसाइनेप्टिक क्या होती है कि ना उसमें ना जो ना वो ना एक जो ना वो ना वो जो ना वो ना उसमें क्या हो कि मोनोसाइनेप्टिक क्या होता है कि ना एक ब्रांच जो ना फाइबर डायरेक्टली जो है इंटीरियर हॉर्न में जाए और वहाँ से ना साइनप्स कर ऐसे होता है ना कि ना ये ऐसे फाइबर जाए और जो ना वो ना इंटीरियर हॉर्न में जाए, फिर वहाँ से फाइबर आए और जो ना स्ट्रेच मैकेनिज्म कराए, इसे मोनोसाइनेप्टिक बोलते हैं। लेकिन वो जो ना वो ना पॉलीसाइनेप्टिक स्ट्रेच मैकेनिज्म भी होता है। पॉलीसाइनेप्टिक क्या होता है कि ना मसल स्पिंडल से जो ना सेंसरी नर्व जाए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइनेप्सिस, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करके फिर जो ना वापस आए, तो उसे पॉलीसाइनेप्टिक कहते हैं। तो मसल स्ट्रेच मैकेनिज्म जो ना मोनोसाइनेप्टिक होता है और पॉलीसाइनेप्टिक भी होता है। ठीक है, उसके बाद है डायनामिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड स्टैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स। डायनामिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है कि ना वो ना ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि ना डायनामिक अगर जो ना फास्ट जो ना स्ट्रेच मैकेनिज्म जो ना फास्टली आए, मतलब बहुत जल्दी से आए, मतलब क्योंकि कोई भी जल्दी से कोई भी जो ना वो स्ट्रेच हुआ है। ठीक है, तो वो जो ना वो ना पहले मैंने पढ़ा था ना, बहुत ज़्यादा जल्दी से स्ट्रेच आया तो वो सेंसरी नर्व लेकर जाएंगी। ठीक है, अब डायनामिक सिग्नल्स, तो उसकी अपोजिट में जो ना वो ना जो रिफ्लेक्स आएगा उसे डायनामिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स बोलेंगे। मतलब कि ना वो ना डायनामिक सिग्नल्स जाएंगे, मतलब जल्दी से अगर कोई स्ट्रेचिंग करवा रही हो वो सिग्नल्स जाएंगे और कौन सा इफेक्ट क्रिएट करेंगे? डायनामिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ताकि जो ना वो ना जल्दी से जो ना वो ना मसल्स की स्ट्रेचिंग और अनस्ट्रेचिंग हो सके। ठीक है, और वो कौन करवाते हैं? ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों करवाते हैं। ठीक है, स्टैटिक कौन से होते हैं? स्टैटिक जो है ना वो ना
स्टैटिक वो मैंने देख ली थी, प्राइमरी और सेकेंडरी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, वो जो ना पीछे से ही वही होगा जैसे जैसे पीछे था। स्टैटिक जो ना प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ करवाती हैं, और जो ना वो ना वो डायनेमिक जो ना वो सिर्फ जो ना प्राइमरी कराती हैं, ठीक है। अब जो वीकर स्टैटिक रिस्पॉन्स क्या होगा कि वीकर स्टैटिक रिफ्लेक्स क्या आएगा कि जो कि वीकर जो रिस्पॉन्स गया था, वीकर जो ना स्टिमुलस गया था कि ना बहुत ज़्यादा स्लो जो ना वो ना स्ट्रेचिंग हो रही है, उसके रिस्पॉन्स में जो क्रिएट होगा उसकी जो ना इम्पल्स जो कि जाएगा उसके जो ना वो ना अपोजिट में, या उसके लिए जो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा वीक स्ट्रेचिंग का, उसे बोलते हैं वीक स्टैटिक रिफ्लेक्स, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, जस्ट ये इंपॉर्टेंट है डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या है कि ना जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स जाता है, मतलब जो स्ट्रेचिंग होती है, जो कंट्रैक्शन होती है मसल की, वो जो ना झोंके जाती है, वो जो ना अनस्मूथ फॉर्म में जाती है। लेकिन वो जो ना ये जो स्ट्रेच मैकेनिज्म, ये जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स जब आता है तो इसका एक और काम होता है कि वो क्या करवाता है कि वो ना प्रिवेंट करता है ऑसिलेशन और जर्कनेस ऑफ बॉडी मूवमेंट। मतलब ये क्या मसला है कि ना जो स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो मसल की मूवमेंट आती है, वो जो अनस्मूथ फॉर्म में आती है। लेकिन जो ये मैंने पढ़ा मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, जिसके थ्रू जो ना वो ना स्ट्रेचिंग होती है, वो क्या करवाती है, वो अनस्मूथ फॉर्म को जो ना स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ताकि जैसे कि अनस्मूथ का मतलब क्या है कि पहले स्ट्रेचिंग कभी कभार जो ना स्पाइनल कॉर्ड जो ना वो ना कंट्रैक्ट करवाएगा, कभी नहीं करवाएगा, कभी कराएगा, लेकिन हमारी बॉडी जो ना एक ही फॉर्म में कंट्रैक्ट हो रही होती है। तो वो कैसे हो रही होगी, वो स्ट्रेच मैकेनिज्म की वजह से हो रही होगी, और क्योंकि वो जो ना कंटिन्यूस फॉर्म में जो ना वो ना स्ट्रेचिंग दिलवाएगा, ठीक है। रोल ऑफ मसल स्पिंडल, ये जो ना ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने ज़्यादा ग्राफ, तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रोल ऑफ मसल स्पिंडल इन वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी व्हेन सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फॉर द मोटर कॉर्टेक्स। इसमें क्या कह रहा है कि ना इसमें क्या कह रहा है कि जब सिग्नल जो ना ट्रांसमिट किए जाएंगे मोटर कॉर्टेक्स से या किसी भी रीजन से, गामा मोटर न्यूरॉन जो है ना वो ना अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है ना एक्टिवेट किए जाएंगे, तो उनके साथ जो ना कभी कभार गामा मोटर न्यूरॉन्स भी जो ना साथ ही एक्टिवेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो ना वो को एक्टिवेशन हो जाएगी अल्फा और गामा न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स की, जिसकी वजह से बोथ एक्स्ट्रा फ्यूजल स्केलेटल मसल्स एंड स्पिंडल इंटरफ्यूजल मसल जो ना बहुत कंट्रैक्ट करेंगे एट द सेम टाइम। मतलब कहने का मतलब है कि ना जो मसल में जो ना वो इंट्राफ्यूजल होता है, एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल्स स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, और मसल जो ना एक ही वक्त पे कंट्रैक्ट होता है, इंट्राफ्यूजल भी एक्स्ट्रा फ्यूजल भी। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो मसल स्पिंडल जब इम्पल्स देते हैं तो वो जो ना अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को भी और गामा मोटर न्यूरॉन्स को भी, दोनों को एक ही वक्त में ही कंट्रैक्ट करवाता है, जिसको को एक्टिवेशन बोलते हैं, और जिसकी वजह से एक पूरा मसल जो ना कंट्रैक्ट होता है और दोनों साथ ही कंट्रैक्ट होते हैं, उसके इंट्राफ्यूजल भी एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स भी, ठीक है। अब बेन एरियाज कंट्रोलिंग द गामा मोटर सिस्टम, कुछ गामा इफरेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे जो ना वो ना बार बार जो ना इम्पल्स जाएंगी कि ज़्यादा स्ट्रेचिंग कराओ, जिसकी वजह से जो ना वो ना स्टेबलाइजेशन हो जाएगी जॉइंट्स की, ठीक है। ये हो गया। वो जो ना ये याद कर लो कि ना बल्बी रेटिकुलर फैसिलिटरी रीजन ऑफ द ब्रेन स्टेम जो ना स्टेबलाइज करती है पोजीशन ऑफ द मेजर जॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स। गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स क्या होता है कि ना ये जो गोल्जी टेंडन के थ्रू जो ना जो रिफ्लेक्स क्रिएट होता है, इसको गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स बोलते हैं। गोल्जी टेंडन क्या करती है, डिटेक्ट करती है मसल टेंशन, ठीक है। अब ये मसल टेंशन वो भी जो ना वो ना दो तरीके के रिस्पांस क्रिएट होता है उसके थ्रू भी, एक तो होता है डायनेमिक रिस्पांस, दूसरा होता है स्टैटिक रिस्पांस, ठीक है। उसके बाद जो ना वो ना ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम टेंडन ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये जो ना टेंडन रिफ्लेक्स प्रिवेंट एक्सेसिव टेंशन। बेसिकली होता क्या है कि ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह में बेसिकली होता क्या है ना, गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, उसमें अगर जो ना वो ना अगर कोई भी एक्सेसिव टेंशन हो जाएगी तो वो डिटेक्ट होगा, और वो जो ना सेंसरी नर्व फाइबर के थ्रू जो ना इम्पल्स देंगे स्पाइनल कॉर्ड को। वो स्पाइनल कॉर्ड जो ना वो ना एक्सेसिव टेंशन है ना, तो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू जो ना इनहिबिटरी मैसेज देंगे। इनहिबिटरी मैसेज के थ्रू जो ना वो एंटी मोटर न्यूरॉन्स इनहिबिट हो जाएंगे, और फिर जब इनहिबिट हो जाएंगे तो ना वहाँ से जो ना वो ना स्ट्रेचिंग नहीं हो, वो जो ना वो ना टेंशन जो ना कम हो जाएगी और रिलैक्सेशन हो जाएगी, तो एक्सेसिव टेंशन कम हो जाएगी। तो ऐसे ही जो ना गोल्जी टेंडन जो ना फंक्शन करता है, ठीक है।
पॉसिबल रोल ऑफ द टेंडन रिफ्लेक्स टू इक्वलाइज कंट्रैक्टर फोर्स अमंग द मसल फाइबर्स। एक और फंक्शन होता है गोल्जी टेंडन का कि वो इक्वलाइज करती है कंट्रैक्टिव फोर्सेस को, मतलब कि जो ना वो ना अगर एक्सेसिव टेंशन हो तो वो इनहिबिट होती है, और अगर उन मसल फाइबर्स में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम टेंशन हो वहाँ पर ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, मतलब ज़्यादा टेंशन हो जाती है। कैसे ज़्यादा टेंशन होती है? एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स इनहिबिशन, जो रिफ्लेक्स इनहिबिशन भेज रहा है उसकी एब्सेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो ना इस फेनोमेना के साथ जो ना वो ना मसल लोड जो ना वो ना इक्वलाइज हो जाता है, और जो ना वो ना मसल जो ना ओवरलोड नहीं हो पाता। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है फंक्शन ऑफ मसल स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन एंड मोटर बाय हायर लेवल ऑफ द ऑर्गन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। इसके बाद है फ्लेक्सर रिफ्लेक्स एंड द विथड्रॉल रिफ्लेक्सेस। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स क्या है कि कोई भी अगर पेन का रिफ्लेक्स आया, कोई भी ऐसा रिफ्लेक्स आया, तो क्या करते हैं कि ना जो लिम्स के जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, और जब लिम्स के जब ना मसल जो ना कंट्रैक्ट करेंगे और फ्लेक्स होंगे तो इस रिफ्लेक्स को ताकि उससे जो है ना वो ना उस स्टिमुलस से जो ना विथड्रॉ किया जाए, उस रिफ्लेक्स से जो ना वो ना अब दूर जाए तो उसको जो है इस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे? फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। ठीक है, बाकी में मसल जैसे फेस के मसल्स हैं, बाकी भी मसल्स जो है वो ना, ठीक है। उसके बाद कॉर्ड ब्राइटनिंग रिफ्लेक्सेस क्या होती है कि ना अगर जो ना कोई एनिमल या कोई जिसके पास स्पाइनल कॉर्ड हो वो जो ना वो ना मूवमेंट ट्राई टू रेज इटसेल्फ टू द स्टैंडिंग पोजीशन, सो कर मतलब लेटा हुआ है, और फिर वो स्टैंडिंग पोजीशन में जा रहा है, तो उसको जो ना वो ना जो हेल्प मिलती है, लिम्ब सपोर्ट करती हैं, तो उस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं? कॉर्ड राइटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, उसके बाद जो ना वो ना स्टेपिंग एंड वॉकिंग मूवमेंट, रिदमिक स्टेपिंग मूवमेंट ऑफ अ सिंगल लिम्ब, मतलब सिंगल लिम्ब की जो ना वो ना मूवमेंट जो ना वो ना रिदमिकली कैसे होती है वो इसमें बताई गई है। ठीक है, उसके बाद जो ना वो ना स्टैम्बल रिफ्लेक्स क्या होती है कि ना फुट को जो ना वो ना एक ऑब्स्ट्रक्शन के से जो ना बचाकर मूव करवाना, इसको स्टैम्बल रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको इंटेलिजेंट वॉकिंग कंट्रोलर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद डायगोनल स्टेपिंग ऑफ 4 लिम्स, मतलब जो ना वो ना 4 लिम्स, मार्क टाइम रिफ्लेक्स क्या होती है कि ना 4 लिम्स होती है ना, जैसे 4 जानवर होते हैं, 4 पैरों वाले जानवर, उनकी जो ना वो ना कैसे जो ना वो ना 4 लिम्स से जो ना उनकी डायगोनल स्टेपिंग से, मतलब कि कैसे जो ना वो ना उनकी मूवमेंट हो रही है यूजिंग 4 लिम्स, उसको जो ना वो ना मार्क टाइम रिफ्लेक्स बोलते हैं। गैलोपिंग रिफ्लेक्स क्या बोलते हैं कि ना जब 4 लिम्स जो ना मूविंग अपवर्ड, मतलब 4 लिम्स की, मतलब 2 लिम्स की हेल्पिंग के थ्रू जो ना कोई मूवमेंट हो, जैसे कि 4 लिम्स जो ना आगे की मूव करें और हाइंड लिम्स जो ना वो ना मूव्स फॉरवर्ड, मतलब 4 लिम्स जो ना वो ना बैकवर्ड मूव करें, हाइंड लिम्स जो ना फॉरवर्ड मूव करें, ऐसे कोई रिफ्लेक्स हो उसको गैलोपिंग रिफ्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, आगे इतना ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये बिल्कुल ही कम इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम कंट्रोल फॉर मोटर फंक्शन।